बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जुलाई 2022 और आज की इस वीडियो में 22 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको दिया जाएगा। एक बार पुनः आपको बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो यहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको दिया गया था और आपको मैंने बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर था। पुनः आपको जानकारी दे दूं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वार्षिकांक पीडीएफ लॉन्च हुआ था। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि करंट अफेयर्स कोर्स के तहत बीपीएससी मेकर ऐप पर एक धमाकेदार ऑफर आया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। आप लोग कई बार कमेंट करते हैं कि सर इस श्रृंखला के सारे वीडियो जो आपका मंथली मैगजीन आता है, पीडीएफ आता है, वो सारी चीज़ें कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको पुनः बता दूं कि बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर के ये सारे कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है कि अभी हाल ही में एक ऑफर आया है और ये ऑफर क्या है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी वो सारा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपको फायदा ये होगा कि पिछले 2 वर्ष का यहाँ पर दैनिक और मासिक करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा बीपीएससी मेकर ऐप पर। साथ ही साथ जब आप ज्वाइन करेंगे तब से अगले 1 वर्ष का वहाँ पर आपको सारा का सारा करंट अफेयर्स का जो भी ई बुक होगा वो सब मिल जाएगा, डेली और मंथली बेसिस पर जो अपलोड हुए हैं। और साथ साथ ईयरली वाला भी 2020-21 वो भी वहां पर उपलब्ध है। तो वो सारी चीज़ों का वहां से आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इस करंट अफेयर्स की बात करें तो ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक संपूर्ण पैकेज आपको प्रदान करता है, जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारी घटनाएं होती है और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण होता है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये इसका 434वां क्लास है। इससे पहले जितने भी वीडियो कर सकते हैं चैनल पर अपलोड हुए हैं, खास करके पिछले 1 वर्षों से सभी का सभी नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इससे पहले 2020 में भी हमने ये सीरीज चलाया था। तो हालांकि 2020 वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें, खास करके 2022 में जो आयोजित होगी, ऐसे में आपको 2021 वाले करंट को पढ़ने हैं और 2022 वाले। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जानकारी ये दे दूँ कि ये जो करंट अफेयर्स का कोर्स है अभी फिलहाल केवल हिंदी भाषा में उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि केवल ये 500 छात्रों के लिए ही उपलब्ध है। ये जो ऑफर आया है ये 500 छात्र ही इस ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। तो आपके पास समय कम है। इसकी जो अवधि है ये 21 से 25 जुलाई 2022 को मध्य रात्रि तक ये ऑफर आपके लिए वैध है। अभी जो ये मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी इससे पहले जब ये लॉन्च हुआ था ये ऑफर, उस समय से अब तक तकरीबन 100 तक यहाँ पर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा होने वाला है। तो ऐसे में आप जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और जो लोग भी शामिल होना चाहते हैं इसमें शामिल हो जाइए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। 500 विद्यार्थी पूरा होने के बाद पुनः इसका जो कर सकते हैं एक्चुअल फी था 198, वो वहां पर आपको एप्लीकेशन पर दिखने लगेगा। देखिए हमारी टीम ने ये बहुत सोच समझ के लिए ऑफर लाया है, जिसके माध्यम से बहुत सारे वैसे छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो वैसे छात्र भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा कंटेंट आपको दिया जाता है, अभी हाल ही में जो बिहार एसआई वाला एग्जाम हुआ था, बीपीएससी वाला एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ, और साथ साथ बीपीएससी सीडीपीओ वाला एग्जाम हुआ था, वैसे एग्जाम में जो हमारे छात्र यहाँ से जो वीडियो को फॉलो किए हैं उन छात्रों से पूछिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं कितने करंट अफेयर्स के प्रश्न एग्जाम में आए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको फायदा होने वाला है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का अर्थात बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में भी, और इस घोषणा के आधार पर हम बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार का गोपालगंज जिला। आपको जानकारी दे दूं कि कोरोना काल में देश भर में ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई थी और जरूरत के समय ट्रेनों के जरिए एक जगह से दूसरे जगह तक ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई थी। और इसे देखते हुए बिहार सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है और बिहार सरकार के इस फैसले के अनुसार गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जाएगा। आपको ध्यान रखना बिहार सरकार की ये घोषणा है और इसके तहत बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क जो विकसित होगा ये बिहार के गोपालगंज में विकसित होगा। हालांकि बिहार सरकार की ऐसी योजना है कि पूरे राज्य भर में 5 ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जाएगा। तो ये भी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। गोपालगंज की बात यह है तो गोपालगंज से रिलेटेड एक पॉइंट ये ध्यान रखिए, वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी तो इस जनगणना के आंकड़ों के अनुसार
जो मतलब कह सकते हैं जो लिंगानुपात वाला जो डाटा जारी हुआ था, तो अगर हम देखें इस दृष्टिकोण से गोपालगंज को, तो 1015 महिलाओं के साथ गोपालगंज उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला था, जबकि निम्नतम बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला था मुंगेर। तो दोनों को यहाँ से ध्यान रखना है। अभी 2021 में जनगणना होना था, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें देरी हुई है। और ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 2023 तक ये 2021 वाला आंकड़ा आपके पास आएगा, क्योंकि 2021 वाला जनगणना होगा, जनगणना होने में समय लगता, आंकड़े आने में समय लगते हैं। तो ऐसे में आपको ये करना है कि 2022 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो आपके 2011 वाले जनगणना से ही होंगे। एकदम से मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ कि 2023 में 2011 वाला से पूछा जाएगा या फिर नहीं, हो सकता है तब तक नया आंकड़ा आ जाए, लेकिन 2022 के लिए मैं इतना श्योर हूँ कि 2011 के जनगणना से ही प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग इसे पूरी तरह से रिवाइज कीजिएगा, यहाँ से जितनी भी चीजें हैं जो पूछी जा सकती है आप इसे पढ़ेंगे। अभी इसका आपने देखा होगा कि एनटीपीसी वाला जो एग्जाम हुआ, हर सेट में जनगणना से एक प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे में इस टॉपिक को आप हॉट टॉपिक मान सकते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए गोपालगंज की बात यह है, तो कुछ समय पहले जो खादी का ब्रांड एम्बेसडर बिहार में बनाया गया था, ये बनाया गया था पंकज त्रिपाठी को, और पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। पंकज त्रिपाठी को कुछ समय पहले, आई थिंक 1 साल या 1.5 साल पहले, खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में खादी के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये मनोज तिवारी हैं। तो नवीनतम आंकड़ों के आधार पर आपको ये ध्यान रखना है कि फरवरी 2022 में, ये एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन फरवरी 2022 में मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये सारी जानकारी को आपको इसी प्रकार से रिलेट करके याद रखना। ये सारे जो प्रश्न होते हैं आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रबल संभावना बनती है कि एग्जाम में ये इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर यह कि हाल ही में किस राज्य ने नील गाय को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बिहार सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये फैसला किया गया। दरअसल यहाँ पर जो चीजें हैं आपको ध्यान रखना है, इसको लेकर कुछ घोषणाएं अभी हुई है। तो बता दूं कि हाल ही में बिहार कृषि विभाग द्वारा नील गाय की सुरक्षा व पालतू जानवर बनाए जाने की दिशा और साथ साथ शोध के लिए करीब 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा, बिहार कृषि विभाग द्वारा ये राशि आवंटित की गई है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना। यहाँ पर इसका एक ही उद्देश्य है कि नील गाय को सुरक्षा प्रदान हो, इसे पालतू पशु बनाया जाए और साथ ही साथ इस पर शोध आदि किया जाए। तो इसके लिए भी हाल ही में बिहार सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, और इस पहल के तहत 50 लाख रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। अब यहाँ पर नील गाय के दृष्टिकोण से एक पॉइंट ये ध्यान रखें कि इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सर्वाधिक नील गाय प्रभावित जिला बक्सर के डुमराव स्थित वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में नील गाय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बिहार में सर्वाधिक नील गाय जो है ये बक्सर जिले में है, और यहाँ पर बक्सर जिले में स्थित वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में नील गाय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। इसका जो शोध कार्य होगा यहीं पर ये किया जाएगा। इसको लेकर अभी हाल ही में ये सारी घोषणाएं हुई है। अब यहाँ पर बिहार या फिर भारत के दृष्टिकोण से कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो ऐसे में 2 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की। तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को किया था। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिएगा। भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है ये कहाँ है? ये पंतनगर में है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पंतनगर आखिर है कहाँ? तो ये पंतनगर भारत के उत्तराखंड राज्य में है, और यहीं पर 17 नवंबर 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, उसका उद्घाटन किया गया था। जबकि बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय शबोर की जो स्थापना हुई थी ये 5 अगस्त 2010 को हुई थी, जो कि बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको इस तरह से रिलेट करके याद रखना है। बढ़ेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस शहर में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? बिहार के किस शहर में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा फतुहा, जो कि पटना में एक स्थान है। यहाँ पर यह प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, जो घोषणा अभी हाल ही में हुई है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र पटना के फतुहा में बना जाएगा। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे हमने यहाँ पर यह लिखा कि कृषि विभाग ने बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस संस्था के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। जैविक खेती की बात है तो एक पॉइंट एकदम से आपको याद रखना है कि सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है, जो कि 2003 में इन्होंने संकल्प लिया था। इसी पॉइंट को हमने
यहाँ पर आगे लिखा है कि 2003 में जैविक राज्य घोषित करने के संकल्प के बाद वर्ष 2016 में सिक्किम को देश का पहला जैविक राज्य बनने का सम्मान हासिल हुआ था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम भारत का पूर्ण रूप से जैविक राज्य, यहाँ पर जो खेती होती है पूर्ण रूप से जैविक तरीके से होती है। तो ऐसे में सिक्किम को आप याद रखेंगे, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार से संबंधित प्रश्नों की, तो ऐसे में बिहार से रिलेटेड जो बेसिक से फैक्ट है आपको पुनः बता दूं कि आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे रिवाइज कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके लिए बेसिक से फैक्ट जरूर है, लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान लगातार चौथे साल सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान बना है। जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में हमने ये चर्चा किया था कि आईआईटी पटना को 59वां स्थान मिला है। आई होप कि आपको याद होगा, कल वाले वीडियो में हमने आपको इसकी विस्तृत जानकारी दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने आपको प्रश्न पूछा कि लगातार चौथे साल भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। तो यहां पर आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़ी इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की है। यह रैंकिंग अभी हाल ही में NIRF के द्वारा जारी किया गया। इस रैंकिंग के आधार पर हम बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास लगातार चौथे साल देश का यानी कि भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान बना। आईआईटी मद्रास इस रैंकिंग में, इस सूची में पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो इस सूची में दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे रहा। तो प्रथम 3 को यहां से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस प्रश्न को हम बिहार के दृष्टिकोण से देखें या फिर बिहार के आईआईटी पटना के दृष्टिकोण से देखें तो इस रैंकिंग में आईआईटी पटना को 59वां स्थान मिला है। जबकि पिछले वर्ष जो ये रिपोर्ट आया था उस रैंकिंग की बात करें, पिछला रैंकिंग की, तो आईआईटी पटना को 51वां स्थान मिला था। तो पिछले वर्ष का और साथ साथ इस वर्ष 2022 का भी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे बात करें इस संस्था की जो मतलब जारी करता है इस रैंकिंग को, तो इस रैंकिंग की जो शुरुआत हुई थी यानी कि NIRF रैंकिंग की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2015 में की गई थी और इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों की पहली रैंकिंग 2016 में जारी की गई थी। शुरुआत 2015 में हुई थी, लेकिन इसका जो पहला डेटा सामने आया था ये वर्ष 2016 में इसका पहला डेटा सामने आया था। अब यहाँ पर इस सूची के माध्यम से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चीजों को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ये 87.59 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है। लगातार चौथा वर्ष है जो कि आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर है। वह भी बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो कि 83.57 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। और इसी क्रम में यहाँ पर टॉप 10 की सूची को शामिल किया गया। आप चाहें तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर आगे हमने ये जानकारी आपको दिया है कि जो बिहार SSC CGL 3 एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो इसका जो अगला सेट होगा यानी कि तीसरा प्रैक्टिस सेट जो होगा ये 24 जुलाई 2022 को एप्लीकेशन पे उपलब्ध होगा। तो जो लोग भी इस कोर्स में शामिल हो चुके हैं, आप अपने एप्लीकेशन पे अपने कोर्स के तहत टेस्ट सेक्शन में जाके माई टेस्ट में जाके आप वहां पर 24 जुलाई 2022 को सुबह के 7 बजे इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। और वैसे छात्र जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए, वहीं पर जाकर के आप इसमें शामिल हो पाएंगे। क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके एग्जाम तक प्रत्येक संडे यूं ही आयोजित होगा, जो कि फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा और साथ ही साथ इसका PDF फाइल भी आपको दिया जाएगा। ये 2 मोड में होगा, एक ऑनलाइन होगा और इसका PDF फाइल भी आपको दिया जाएगा ताकि आप बेहतर तरीके से इसे रिवाइज कर सके। क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों का आपको समग्र विश्लेषण भी दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इच्छुक लोग जो कि मुख्य रूप से इसकी तैयारी में लगे हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर देश नहीं शहर होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा कौन सा शहर। एक्चुअली में यहाँ पे शहर पूछा जाना था और इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोक्यो में इसका आयोजन किया जाएगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का। आपको ध्यान रखना है हाल ही में टोक्यो को वर्ष 2025 के लिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। टोक्यो जापान की राजधानी है और यहीं पर 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर आगे हमने अगले वर्ष यानी कि 2023 के बारे में चर्चा किया है कि वर्ष 2023 के संस्करण की मेजबानी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट द्वारा की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, अगला संस्करण जो होगा ये 2023 में जो होगा ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित होगा। आगे यहाँ पर हमने ये लिखा कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है जो कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर ये आयोजित होता है। लेकिन पिछला वर्ष ये कोरोना संक्रमण की वजह से आयोजित नहीं हुआ था, इसी वजह से भी 2022 में ये आयोजित हो रहा है। और ये 2022 में जो आयोजित हुआ ये अमेरिका के ओरेगन प्रांत में आयोजित किया जा रहा है।
और इसी के साथ हमने आपको जानकारी दिया था कल वाले वीडियो में कि हाल ही में मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दे दिया। ये सारे जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एकदम से इजी प्रश्न के तौर पर मत समझिए। खेल वाले जो प्रश्न होते हैं, जो उपलब्धियां होती है किसी भी भारतीय खिलाड़ियों के नाम, ऐसे में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी सेक्शन से कहीं से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला होगा हमारा यहाँ पर छठा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कि हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है पीवी सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने साल 2022 का अपना तीसरा खिताब जीता है। दरअसल उन्होंने यह खिताब सिंगापुर ओपन फाइनल में चीन की वांग झी को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। जो कि आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब अभी हाल ही में इन्होंने चीन की वांग झी को हराकर अपने नाम किया है। इसके अतिरिक्त अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें तो इसके अतिरिक्त एंथनी सिनिसुका गिंटिल ने बैडमिंटन के सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो महिला और पुरुष वर्ग दोनों में याद रखना है कि सिंगापुर ओपन का खिताब किसने जीता है। पीवी सिंधु की बात करें तो एक जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था कि पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब भी अपने नाम किया है। ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया है। रेगुलर बेसिस पर आप अगर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपको याद आ रही होगी। इससे आपका एक तरह से रिविजन होता है और चीजों को आप बेहतर समय तक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा INS सिंधु ध्वज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। विशाखापट्टनम में एक पारंपरिक समारोह के साथ सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त किया गया। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहां से सेवा मुक्त किया गया? तो 35 वर्षों की सेवा के बाद विशाखापट्टनम में एक पारंपरिक समारोह के दौरान सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त किया गया। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो इस पनडुब्बी के प्रतीक चिन्ह में गहरे रंग की एक नर्स सार्क का चित्र है। जो आप यहाँ पर इस लोगो में देख रहे हैं, इसका पनडुब्बी में ये अंकित था, ग्रे रंग का ये नर्स सार्क का चित्र यहाँ पर इसमें दर्शाया गया था इस पनडुब्बी में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिंधु ध्वज नाम का अर्थ के बारे में, तो इसके नाम का अर्थ है समुद्र, अर्थात सिंधु पर यानी कि समुद्र पर ध्वज धारण करने वाला, ये इसका नाम यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ है। और इसे अगर हम बात करें इस पनडुब्बी की, तो यह रूस द्वारा निर्मित सिंधु घोष श्रेणी का एक पनडुब्बी था, जिसे कि अभी हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया। आगे हमने इस पनडुब्बी के बारे में एक जानकारी आपको ये दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि INS सिंधु ध्वज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवाचार के लिए CNS रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित होने वाली एकमात्र पनडुब्बी है। भारत की अगर एकमात्र पनडुब्बी की बात करें जिन्हें कि CNS रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, तो एकमात्र पनडुब्बी है INS सिंधु ध्वज, जिसे कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऐसे में एक चर्चे में है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट होगा हमारा आठवां प्रश्न। आई होप कि आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के अगले 8वें प्रश्न पे। ये 8वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? अभी हाल ही में राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा भूगर्भीय जल को सुरक्षित या फिर संरक्षित करने हेतु राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इसका समारोह जो मतलब कह सकते हैं उद्घाटन समारोह था, यानी कि जो शुरुआत हुई ये किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वर्तमान में जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्हीं कह सकते हैं अध्यक्षता में ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में, और इसका नाम ध्यान रखिए राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन 2022। अब दिल्ली की बात है तो दिल्ली से रिलेटेड हमने 3 पॉइंट यहाँ पर ऐड किए हैं, तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली सरकार द्वारा अभय परियोजना की शुरुआत की गई थी, जो कि लड़कियों के बचाव एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया दिल्ली सरकार का एक योजना है। अगला कि मार्च 2022 में पुतुल उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है कि मार्च 2022 में IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, जो कि लगातार चौथी बार यह प्रदूषित राजधानी की श्रेणी में दिल्ली का नाम था। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, जो रिपोर्ट जारी किया जाता है ये IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है। आपको यह ध्यान रखना, इसी की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी का दर्जा घोषित किया गया। अब अगला होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को किसने शुरू किया है? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई।
आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में कृषि मंत्री जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल की शुरुआत की गई है और यह पहल किसानों को उनकी उपज राज्यों की सीमाओं से बाहर बेचने की सुविधा प्रदान करेगा और कहीं न कहीं किसानों की दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी पहल है। इस पहल का नाम है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे बात करें इस पहल की तो यह पहल आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया, जो कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। तो ये चीजें भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बिहार की दृष्टिकोण से बात करें तो बिहार में वर्तमान में जो कृषि मंत्री है अमरेंद्र प्रताप सिंह, तो दोनों को यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 20 वर्षों के लिए विशेष ओलंपिक स्पर्धा की मेजबानी की घोषणा की? ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया और राइट आंसर होगा हरियाणा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा यह घोषणा की गई कि अगले 20 वर्षों तक विशेष ओलंपिक स्पर्धाओं की मेजबानी दौलताबाद स्टेडियम द्वारा की जाएगी। हरियाणा सरकार की यह घोषणा है, नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हरियाणा की बात है तो एक जानकारी आपको कुछ समय पहले दिया गया था कि जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन हुआ है हरियाणा की मेजबानी में ही अभी हाल ही में आयोजित हुआ। ये भी जानकारी यहाँ से जाने के तमाम चीजें आपको विस्तृत तौर पर समय समय पर आपको दिया गया था। आगे हमने यहाँ पर यह लिखा कि विशेष ओलंपिक संगठन दुनिया का सबसे बड़ा खेल संगठन है जो कि 1987 से भारत में परिचालन कर रहा है, यानी कि 1987 में ये सारे खेलों का आयोजन भारत में हो रहा है। आगे हमने यहाँ पर यह लिखा कि इस संगठन में 172 देश मौजूद हैं तथा आंकड़ों के मुताबिक यह संगठन 50 लाख विशेष एथलीट को साल भर में ट्रेनिंग प्रदान करता है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की एक घोषणा है जो कि अगले 20 वर्षों तक यहाँ पर इसका मेजबानी किया जाएगा दौलताबाद स्टेडियम में। नेक्स्ट होगा हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभी हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये आयोजित हुई है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 18वीं बैठक जयपुर में आयोजित की गई, जो कि कानून मंत्री वर्तमान में है किरण रिजिजू के संरक्षण में ये आयोजित हुई। आप यहाँ पर इस इमेज में भी इसे देख सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। आगे हमने यहाँ पे यह लिखा कि यहीं पर भारत की पहली AI पावर्टी एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत का भी शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य विधिक सेवा में सबकी समान भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु पहलों को शामिल करना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है कि इसकी शुरुआत या फिर इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया। तो भारत की पहली AI पावर्ड एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत की जो शुरुआत हुई है जयपुर में हुई है। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जयपुर की बात है तो जयपुर के बारे में एक जानकारी हमने कुछ समय पहले भी आपको दिया था कि जयपुर में ही विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने में किस मंत्रालय की वेबसाइट सबसे आगे है? तो रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गृह मंत्रालय। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को सहजता से ऑनलाइन सेवाएं देने के मामले में गृह मंत्रालय की वेबसाइट सबसे आगे है और इस रैंकिंग में दूसरे पायदान पर डिजिटल पुलिस पोर्टल है। तो दोनों को यहाँ पर पहला और दूसरा को यहाँ से ध्यान रखिए। आगे हमने यहाँ पे ये लिखा कि 6 जुलाई 2021 को स्थापित सहकारिता मंत्रालय को अपना खुद का भवन दिया गया है। 6 जुलाई 2021 को एक नए विभाग की स्थापना की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अभी हाल ही में जुलाई 2022 में इस विभाग को एक नया भवन सौंपा गया है। अब इसका जो कार्यभार होगा वो एक नए भवन में किया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा? विस्तृत जानकारी आपको दिया गया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।